हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लासेस में भी इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट, उसकी एप्लीकेशन और डेरिवेशन, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारी वीडियो को देखें। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड रहता है। अब ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिलके एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। यानी कि ये सपोज आपके पास में दो पार्टिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं u1 एंड u2 वेलोसिटी से, और ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो फिगर बना रखी है हमने बिफोर कोलिजन की बना रखी है। कोलिजन के बाद में जैसे ही दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, टक्कर लग के वो वापस दूर जाते हैं एक दूसरे से। तो ये कोलिजन के बाद की कंडीशन है। पहले का मास m1 और ये अब u1 से इधर नहीं जा रहा बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? वेक्टर v1 वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा वाला मास m2 राइट साइड में जा रहा है वेक्टर v2 वेलोसिटी से। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, वो दोनों ही क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन, लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया m1 u1। सेकेंड पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम m2 इंटू u2 शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 v1 प्लस फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल दैट मीन्स m2 v2। तो आप एक बात यहां ध्यान रखिए, m1 u1 अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, m2 u2 अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, बल्कि m1 u1 प्लस m2 u2 यानी कि दोनों के लीनियर मोमेंटम का जो सम है वो कांस्टेंट है। पहले का लीनियर मोमेंटम p1 और दूसरे का पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p2, वो जो है सम क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। और यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये सिर्फ दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए ही ट्रू नहीं है, बल्कि चाहे कितने भी पार्टिकल्स हों और हम उनके ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो अप्लाई कर रहे हो तो ये उन सब के लिए ट्रू है। फॉर एग्जांपल, एक अगर जार के अंदर आपकी एयर मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ बॉल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आपस में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। अगर ये एक दूसरे के साथ में कोलिजन भी कर रहे हैं, कुछ इधर उधर मूव कर रहे हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इन सभी पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी टाइम पर अगर हम देखेंगे तो वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। टोटल लीनियर मोमेंटम p, लीनियर मोमेंटम को p से दिखाते हैं, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टोटल लीनियर मोमेंटम का मतलब फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्लस सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्लस अगर n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा p। सिग्मा का मतलब सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का सम, सिग्मा का मतलब समेशन होता है। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट पार्टिकल से लेकर n पार्टिकल्स जितने भी हैं उन सभी के लीनियर मोमेंटम का जो सम है वो कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल बराबर रहेगा। और यही क्या है? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये कब बराबर होता है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तभी उसके पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का जो सम है वो कंजर्व रहेगा। तो अब हम इसे प्रूव करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो हम इसे कैसे प्रूव करते हैं? बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। यही क्या आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। दैट मीन्स dp अपॉन dt इज इक्वल टू होता है एफ एक्सटर्नल। ये आप हमारे पिछली वीडियोस में देख चुके होंगे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ एफ एक्सटर्नल किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम दैट मीन्स dp अपॉन dt ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। dp अपॉन dt जीरो होने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होने का मतलब क्या है? आपको पता है डिफरेंशिएशन किस चीज का जीरो होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो यहां पर टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब यहां लीनियर मोमेंटम यानी कि p जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अगर कई सारे पार्टिकल्स हैं तो सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम का समेशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यही क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये तो हो गई डेरिवेशन। इसकी हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी। अभी हमने कोलिजन की बात की, कोलिजन में तो इसका एप्लीकेशन है ही है। अगर दो पार्टिकल सिस्टम, एक सिंपल टू पार्टिकल सिस्टम है, जैसे कि गन से आप बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो आपके पास में एक गन है और इस गन के अंदर बुलेट रखी हुई है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप ये देखो गन के अंदर बुलेट है, तो गन का मास कितना है? मान लिया कैपिटल M और बुलेट का मास कितना है? स्मॉल n m। तो बिफोर फायरिंग से पहले आप ये देखो कि इसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है? जीरो। इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम कितना है? सिग्मा p कितना है? जीरो। ना तो ये बुलेट ही मूव कर रही है जब तक ये बुलेट गन के अंदर है, ना गन ही कहीं मूव कर रही है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बुलेट प्लस गन कितना है? जीरो। तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस बुलेट को फायर करते हो गन से, तो गन पे क्या लगता है? पीछे की तरफ एक रिकॉइल लगता है। ये जो बुलेट है वो आगे जा रही है और गन जो है वो पीछे की तरफ झटका लगता है, धक्का लगता है। इसीलिए लगता है ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रह सके। तो गन का मास कितना है? m और पीछे की तरफ जो गन जा रही है, मान लिया कितनी वेलोसिटी से जा रही है? v1। और ये जो बुलेट है ये आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रही है? v2 से। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो था तो फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम का जो सम है वो भी कितना होना चाहिए? जीरो। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है? फर्स्ट अगर हम गन का देखें तो हो गया m इंटू v1 प्लस बुलेट का देखें, ये बुलेट है आपकी, तो बुलेट आगे जा रही है, इसका हो गया स्मॉल m इंटू v2। इन दोनों का सम कितना हो गया? जीरो। तो यहां से हम देख सकते हैं कैपिटल M v1 इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m v2। माइनस का साइन क्या बता रहा है? कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के अपोजिट है। बुलेट आगे की तरफ फायर होती है तो रिकॉइल जो लगता है, जो झटका लगता है, धक्का लगता है, वो पीछे की तरफ लगता है। आप ये देखिए v1 की वैल्यू कितनी होगी? v1 इज इक्वल टू होगा माइनस m स्मॉल m इंटू v2 अपॉन कैपिटल M।
तो पीछे की तरफ लगने वाला झटका कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपका मास कैपिटल एम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कैपिटल एम को इंक्रीज करते हैं, भारी गन है आपकी, तो पीछे की तरफ रिकॉइल जो लगेगा V1 वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, कम से कम लगेगा। भाई अगर आपके पास छोटी बंदूक है, हल्की बंदूक है, हल्की गन है, तो बुलेट आगे जाएगी, वो काफ़ी तेज झटका पीछे मारेगी और उससे आपको कंधे में चोट भी लग सकती है। अगर आपने बड़ी वाली गन रखी हुई है, कंधे के सहारे से आप चला रहे हैं, तो आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन अगर वो गन भारी है, जितनी ज़्यादा भारी होगी, एम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कैपिटल एम की, V1 की वैल्यू रिकॉयल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कम रखने के लिए, पीछे झटका कम लगने के लिए ही हम गन को भारी से भारी बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ गन को हम इस तरीके से लगाते हैं कि वो हमारे कंधे के सपोर्ट में रहे शुरू से ही। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है गन चलाने की। ठीक है, अचानक से कोई अगर गन चलाएगा और वो दूर से गन चला रहा है, तो उसको कंधे में चोट ज़्यादा लग सकती है। तो अगर हम कंधे के साथ में गन को टिका के रखते हैं और तब बुलेट फायर करते हैं, तो हमारी बॉडी का मास भी गन के मास में ऐड हो जाता है और टोटल मास कैपिटल एम इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमारी बॉडी और गन तब एक सिस्टम की तरह काम करती है, एक ही कंबाइंड बॉडी की तरह काम करती है और कैपिटल एम इंक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।